तो आप में से काफ़ी सुपर फैंस चाहते थे कि हम आयरन मैन के मोस्ट पावरफुल आर्मर्स की बात करें और आज हम यही करने वाले हैं। तो नंबर 10 इंडोसिम आर्मर। अब ये पहला ऐसा आर्मर था जो लिक्विड स्मार्ट मेटल पे बेस्ड था। एक टाइप से इसे सिम्बियोट बायोलॉजी भी कहा जा सकता है। अब वैसे तो इस आर्मर का कलर सिल्वर और स्काई ब्लू होता है, पर जब टोनी फाइट करता है तब इस आर्मर का ब्लू पार्ट रेड बन जाता है, जो ये दिखाता है कि ये सूट टोनी के इमोशंस को समझता है। और ये रीजन है जिसकी वजह से टोनी स्टार्क ने इसके अंदर किसी भी टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल नहीं किया था, क्योंकि अगर इस सूट को अपना एआई मिल जाता तो ये कम्प्लीटली न्यू विंग बन जाता अल्ट्रॉन की तरह। बट लिक्विड मेटल का होने की वजह से अपने शेप और साइज को चेंज कर पाता है और वेपन्स के तौर पर इसके पास थ्रस्टर्स, रिपल्सर, यूनिबीम और ऐसे ही कई सारे हथियार देखने मिल जाता है। नंबर 9 मॉडल प्राइम आर्मर। अब जब एवेंजर्स एंड गेम का फर्स्ट पोस्टर रिलीज हुआ था तब काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि टोनी का मॉडल प्राइम आर्मर हमें देखने मिलेगा। हम मार्क 85 को मॉडल प्राइम का डिग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं, बट मॉडल प्राइम एक अलग ही लेवल का आर्मर है। इस सूट को मॉडल 51 भी बोला जाता है। ये टोनी का बनाया दूसरा आर्मर था जो नैनोटेक पे काम करता था। पहला आर्मर ब्लीडिंग एज था। बेसिकली टाइम के साथ टोनी स्टार्क के आर्मर्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, इसलिए वो चाहता था कि एक ऐसा आर्मर हो जो सिंपल हो बट टाइम के साथ इवॉल्व भी करे। ये आर्मर श्रिंक हो जाता है, इसमें एक समुराई मोड भी देखने मिलता है और टोनी चाहे तो मॉडल प्राइम को हल्क बस्टर में भी कन्वर्ट कर सकता है। वैसे तो इसमें फ्राइडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और वही वेपन्स थे जो टोनी स्टार्क के बाकी आर्मर्स में होता है, बट इसके रिपल्सर्स की बीम को एब्जॉर्ब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए जब कैप्टन मार्वल आयरन मैन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है तब वो खुद ही नॉकआउट हो जाती है। नंबर 8 थॉर बस्टर आर्मर। अब एक टाइम था जब टोनी स्टार्क की नजर में थॉर भी एक खतरा हुआ करता था और कभी थॉर से फाइट हो जाए तो उसके अगेंस्ट में कुछ यूज करने के लिए टोनी स्टार्क ने थॉर बस्टर बनाया। ये बात अलग है, थॉर ने इस आर्मर को बुरी तरीके से खत्म कर दिया, बट एक लिमिट तक थॉर बस्टर ने गॉड ऑफ थंडर को काफी टक्कर की फाइट दी थी। इसका कोड नेम मॉडल 22 था, लेकिन इसका जो आर्क रिएक्टर है वो एसगार्डियन मैजिकल क्रिस्टल से बना था, जिसकी वजह से सूट को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती थी। ऊपर से आर्मर थॉर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। लो लेवल पर ओडिन फोर्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है और इसने तो म्यूनर को बीच हवा में रोक भी दिया था। ओके, नंबर 7 मिस्टीरियम आर्मर। इसे मॉडल 72 भी कहा जाता है, जो मिस्टीरियम नाम के एक ड्यूरेबल मेटल से बना है। अब इसमें टोनी के सारे बेसिक वेपनरी देखने मिल जाती है, लेकिन जो सूट को अलग बनाती है वो इसमें यूज किया हुआ मेटल है। ये ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है। इस मेटल को व्हाइट रूम से हार्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से एडामेंटियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। ये मेटल स्पाइडर सेंस को भी न्यूट्रलाइज कर देता है और किसी भी टाइप का मैजिक इस मेटल पर काम नहीं करता। तो अगर कभी टोनी स्टार्क को किसी मैजिक यूजर को अपने बेसिक पावर से बीट करना है तो ये सूट परफेक्ट है। ओके, नंबर 6 नल बस्टर आर्मर। इस आर्मर को टोनी स्टार्क ने तब बनाया था जब नल ने पूरे प्लेनेट अर्थ को अपने सिम्बियोट आर्मी के साथ कैप्चर कर लिया था। ये सूट आयरन मैन के एक्सट्रीमिस्ट सूट पर बेस्ड है, जो एक ऐसा आर्मर था जिसका नेचर सिम्बियोट की तरह था, बट ये आर्मर टोनी की हड्डियों के बीच में जो गैप होता है उसमें एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से टोनी की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल तो बढ़ गई थी और साथ में रिजनरेशन एबिलिटी भी मिली, बट लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट देखने मिले। इसलिए टोनी ब्लीडिंग एज आर्मर और मॉडल प्राइम जैसे आर्मर पर शिफ्ट हो जाता है। बट नल को बीट करने के लिए टोनी फिर से एक्सट्रीमिस्ट का यूज करता है और अब इसमें सिम्बियोट्स और सेलेस्टियल पावर भी एड ऑन हो चुके थे, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क के सबसे पावरफुल आर्मर में से एक बन गया। इसमें लॉन्चर्स और रिपल्सर जैसे वेपन्स तो थे ही, लेकिन साथ में दूसरे सिम्बियोट्स की तरह कंस्ट्रक्शन भी बना पाता है। टोनी स्टार्क ने तो पहले एक ड्रैगन को कंट्रोल किया और जब बात नहीं बनी तब आर्मर से सीधा एक सेलेस्टियल को कंट्रोल करने लगा। पर इससे पहले कि टोनी नल पे अटैक करता, नल अपनी डार्कनेस पावर से टोनी स्टार्क को ओवर कर देता है। बट अगर नल थोड़ी देर और डिस्ट्रैक्टेड होता तो टोनी स्टार्क अच्छा खासा डैमेज दे सकता था गॉड ऑफ डार्कनेस को। नंबर 5 फिनिक्स बस्टर आर्मर। इसे फिनिक्स किलर भी बोला जाता है। बेसिकली आर्मर हमें दिखाता है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी लाइन में, जहाँ फिनिक्स फोर्स होप समर को होस्ट बनाने की कोशिश में लगी होती है। एक्समैन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट वोल्वरिन एवेंजर्स से हेल्प मांगता है और जब एवेंजर्स भी हार रहे होते हैं तब आयरन मैन उसका फिनिक्स बस्टर सूट पहन कर आता है। ये साइज में काफी बड़ा होता है, बट फिनिक्स फोर्स के सामने बहुत छोटा दिखता है। बट आयरन मैन इस फोर्स के ऊपर एक मिसाइल लॉन्च करता है, जिसकी वजह से फिनिक्स फोर्स होप समर को होस्ट नहीं बनाती। सबको लगता है कि फिनिक्स फोर्स मर गई, बट ये फोर्स दूसरे 5 म्यूटेंट्स को अपना होस्ट बना लेती है और अब एवेंजर्स की प्रॉब्लम पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। नंबर 4 सेलेस्टियल हल्क बस्टर आर्मर। इसे मॉडल 72 भी बोला जाता है और वैसे तो एक टाइप से हल्क बस्टर ही है, लेकिन ये सेलेस्टियल के कॉप से बना हुआ है। इस आर्मर का साइज काफी बड़ा है और सैवेज हल्क की गामा वॉर्म से भी ये इजीली सर्वाइव कर चुका है। दिखने में तो ये आर्मर काफी कूल है और आखिर में हल्क को नॉकआउट भी कर देता है, लेकिन फिर थॉर हल्क जैसा बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 3 गॉड किलर। अब बहुत टाइम पहले सेलेस्टियल वॉर शुरू हुई थी, तब गॉड किलर आर्मर बना था जो कई सेंचुरीज बाद टोनी के हाथ लगा, लेकिन टोनी स्टार्क इसे चला नहीं पाता। लेकिन कुछ महीनों बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके टोनी स्टार्क गॉड किलर मार्क 2 बनाता है, जो सेलेस्टियल साइज का आर्मर था और इसे चालू करने के लिए 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की नीड होती है। इस आर्मर से टोनी कैजुअली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक डार्क सेलेस्टियल को अच्छे से कूट भी देता है। वो तो कई सारे सेलेस्टियल ग्रुप बनाकर आयरन मैन पर अटैक कर देता है, इसलिए आर्मर वही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक फेयर 1v1 फाइट होती तो टोनी स्टार्क पक्का एक सेलेस्टियल को मार ही देता। ओके, नंबर 2 गॉड बस्टर आर्मर। अब गॉड बस्टर टोनी स्टार्क का बनाया सबसे पावरफुल सूट है। गॉड बस्टर की कोई अपर पावर लिमिट नहीं है,
और टोनी स्टार्क ने इसे अपने फुल नॉलेज, एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया था। इसलिए टोनी चाहे तो अब गॉड्स और कॉस्मिक एंटिटी के साथ भी फाइट कर सकता है। इस आर्मर से तो रियलिटी मैनिपुलेशन भी हो जाती है और मदरबोर्ड खुद एक गॉड लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे गॉड बस्टर ने बीट किया है। लेकिन यह आर्मर इतना ज्यादा डेंजरस था कि इसे यूज करते टाइम टोनी स्टार्क की खुद फट गई थी। इसलिए टोनी इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है ताकि रियल वर्ल्ड में ये किसी गलत हाथों में ना लग जाए। पर गॉड बस्टर नंबर 2 पर इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि एक वर्चुअल वर्ल्ड में बना था। ये रियल वर्ल्ड में भी आ सकता था, बट एक आर्मर है जो गॉड बस्टर को भी सरपास कर देता है। तो नंबर 1 आयरन गॉड। अब इस स्पेसिफिक स्टोरी लाइन में टोनी स्टार्क लिटरली एक गॉड बन जाता है। बेसिकली कोरवैक नाम का एक सुपर विलन के पास कॉस्मिक पावर आ जाती है और पहले फाइट में आयरन मैन हार जाता है। इसलिए टोनी स्टार्क भी खुद को कॉस्मिक पावर से एक्सपोज कर देता है, जिसके बाद अब ये बन चुका है आयरन गॉड। अब इनकी फाइट में कई सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि ऑलमोस्ट सारे कॉस्मिक एंटिटीज इन दोनों के बीच में इंटरफेयर कर देते हैं और कोरवैक को पकड़ के ले जाते हैं। बट टोनी स्टार्क को भी एक वार्निंग मिलती है। बट आयरन गॉड एक नया ओमनीपोटेंट भी है, इसलिए ये वो सब कुछ कर सकता है जो ये सोच सकता है। अब टोनी स्टार्क के ऐसे कई सारे आर्मर्स है जो किसी रीजन की वजह से इस लिस्ट में अपीयर नहीं हुए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आर्मर इस लिस्ट में आना डिजर्व करता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन इसी के साथ आज की हमारी लिस्ट ये खत्म होती है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।